हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री। कौन सा चैप्टर बेटा? सरफेस केमिस्ट्री है ना, क्लास 12th चैप्टर नंबर 5 टर्म 2 में सरफेस केमिस्ट्री हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का ये चैप्टर है और आसान चैप्टर है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो बात ये करते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस केमिस्ट्री, है ना। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस और फिनोमेना दैट टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the phenomenon occurring on surface। ठीक है भाई, सरफेस पर होने वाली जो भी रिएक्शंस हैं, जो भी प्रोसेस होती हैं, उनसे रिलेटेड केमिस्ट्री, उनसे रिलेटेड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम क्या बोलेंगे? सरफेस केमिस्ट्री। तो अब एक बात और आती है कि भाई सरफेस का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस? सरफेस किसे कहते हैं ना, पता होना चाहिए कि सरफेस का मतलब क्या है। हम जैसे ये बोर्ड है आपके सामने, वाइट बोर्ड जो हम जिस पे मैं लिख रहा हूँ, इसी का यदि एग्जांपल लें तो इस बोर्ड और इसके जस्ट इधर आपकी तरफ क्या है? एयर है। तो सरफेस का मतलब, सरफेस जनरली सॉलिड्स में हो सकता है और लिक्विड्स में, स्टेशनरी जो होते हैं जहाँ पे सरफेस विजिबल है या दिखाई देता है। गैसेस में कोई सरफेस या इंटरफेस, सरफेस को हम इंटरफेस वर्ड से भी लिख सकते हैं, सरफेस या इंटरफेस। तो सॉलिड्स में सरफेस होता है, जनरली आपको दिख रहा है बोर्ड का ये सरफेस है, लेकिन ब्रॉडली हम इसको कह सकते हैं सरफेस। थोड़ा सा माइन्यूटली यदि देखना चाहें, थोड़ा और गहराई में जाके बात करें, तो सरफेस का मतलब एन इमेजिनरी लाइन ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू मीडियम्स। जैसे ये वाइट बोर्ड का सरफेस जो इसको हम सरफेस कह रहे हैं, एक्चुअल में ये सरफेस नहीं है। सरफेस एक इमेजिनरी लाइन ऑफ सेपरेशन होता है। क्या होता है भाई? लाइन ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू मीडियम्स। ठीक है भाई, टू मीडियम्स, कोई भी दो मीडियम है उनको सेपरेट करने वाली लाइन को हम कहेंगे सरफेस या इंटरफेस। चलिए, तो अब सरफेस केमिस्ट्री का यूज़ क्या है, यदि इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो हम कैटलिस्ट जो काम करते हैं, वर्किंग कैटलिस्ट किस प्रकार काम करते हैं, वहाँ कैटलिस्ट के सरफेस पे जो सबस्ट्रेट पार्टिकल हैं वो एडजॉर्ब होते हैं। अभी एडजॉर्प्शन हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। तो सरफेस, कैटलिस्ट का सरफेस मेन रोल प्ले करता है वहाँ पे, है ना। कैटालिसिस हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में या 10th क्लास में, छोटी क्लासेस में भी आता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह हम करते हैं तो वो सरफेस पे ही होता है ना। और भी कुछ एग्जांपल्स हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं सरफेस केमिस्ट्री में, जहाँ पे कोलाइडल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना। ये भी सब किस में आएंगे? सरफेस केमिस्ट्री के अंदर आएंगे। चलो, तो और एप्लीकेशंस इसके हम आगे बात करेंगे। फिलहाल सरफेस केमिस्ट्री का मतलब क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द प्रोसेसेस और रिएक्शंस विच या चेंजेस विच अकर ऑन सरफेस या इंटरफेस। इंटरफेस या सरफेस मीन्स द लाइन ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू मीडियम्स इज कॉल्ड सरफेस। ठीक है बेटा, सभी को समझ में आ रही बात यहाँ तक? चलिए, उसके बाद हम फर्स्ट प्रॉपर्टी या जो पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे आएगा वो आएगा एडजॉर्प्शन। उसके बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। एडजॉर्प्शन किसे कहते हैं? सरफेस केमिस्ट्री में पहला टॉपिक हमारा जो आज हम डिस्कस करेंगे वो क्या है? एडजॉर्प्शन। क्लियर सभी को? तो आगे बढ़ते हैं। एडजॉर्प्शन का मतलब क्या है? देखो, जनरली सॉलिड्स में या लिक्विड्स में जो सरफेस है, आपने 11th क्लास में सरफेस टेंशन भी पढ़ा होगा, तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि देखो, मैं इसको डेफिनेशन को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मैं बता दूं कि एडजॉर्प्शन का मतलब क्या है और ये क्यों होता है ना।
कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, वो सारा हम एक ही उसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो जनरली किसी भी सरफेस पे पार्टिकल्स का चिपकना, जैसे मैंने इंक से यहाँ पे डॉट बनाई या मैंने लाइन ड्रॉ किया, जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ, ये इंक इस सरफेस पे स्टिक हुआ है, चिपका है। ये तो हमने इसको इसके नज़दीक ले जाके इसको रब किया है पेन मार्कर को, तब हुआ है। वैसे नॉर्मली ये जो बिल्कुल क्लीन सरफेस यदि हम छोड़ देते हैं और कुछ दिन इसको एज इट इज़ पड़ा रहने दें, और फिर आप इसको यदि फिंगर से या किसी वाइट क्लॉथ से रब करके देखोगे तो उस पर तुम्हें डस्ट वगैरह नज़र आएगा। तो वो क्या हुआ, वो भी डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पे आके चिपके हैं, ठीक है। इसी को हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। ये तो हम जो विजिबल है, इसके अलावा आपको दिखता नहीं हो, जैसे गैसेस भी एडजॉर्ब होती हैं सरफेस पे, कोई भी सरफेस हो वहाँ पे गैसेस भी एडजॉर्ब होते हैं। एडजॉर्प्शन का मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग, प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द particles on surface at a fixed temperature. Fixed temperature is called adsorption. Is called adsorption. देखो इसका रीज़न क्या है, चाहे सॉलिड का सरफेस हो चाहे लिक्विड का सरफेस हो, जो पार्टिकल सरफेस पे प्रेजेंट है और एक पार्टिकल जो बल्क में प्रेजेंट है, बल्क का मतलब अंदर, उनमें डिफरेंस क्या होता है भाई, अंदर वाले पार्टिकल के चारों तरफ उसके जैसे और दूसरे पार्टिकल्स काफ़ी सारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हम दिखा सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ इस पार्टिकल पे जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस लगेंगे वो सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, इन सब का वेक्टर सम 0 आ जाएगा। और इसके साथ क्या होगा बेचारे के साथ, जैसे कोई यहाँ मान लो एक ही बात हो, तो इसके साइड्स में इसके जैसे पार्टिकल होंगे दोनों तरफ और नीचे वाली तरफ होंगे, ऊपर की तरफ तो वैसे पार्टिकल्स नहीं है। तो इसकी वजह से सरफेस टेंशन में भी यही होता था। और इन सभी का जो रिजल्टेंट आएगा वेक्टर सम, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो डाउनवर्ड आएगा, है ना। सरफेस टेंशन ध्यान होगा तुम्हें, फोर्स विच एक्ट्स डाउनवर्ड्स, सरफेस पे जो नीचे की तरफ फोर्स लगता है उसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। यहाँ भी यही हो रहा है कि इन सरफेस वाले पार्टिकल्स के ऊपर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस हैं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस, बेटा ध्यान से सुनना, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस मतलब मॉलिक्यूल्स के आपस के, उन मॉलिक्यूल्स के बीच के आपस में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस हैं वो अंदर तो बैलेंस हैं, लेकिन सरफेस वाले पार्टिकल्स पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं वो बैलेंस्ड नहीं है। इसलिए ये पार्टिकल क्या करेगा, इसके आसपास कोई दूसरा पार्टिकल कोई भी आए, गैस का, लिक्विड का, सॉलिड का, यदि सरफेस के नज़दीक आएगा तो ये उसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और उसको वहीं पे रख लेगा, अपने साथ चिपका लेगा। समझ गए। तो मैंने क्या कहा था, प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, अट्रैक्ट करना, एंड रिटेनिंग, उसको रिटेन कर लेना, वहाँ पे चिपक जाना, वहाँ पे स्टिक हो जाना, वो कहलाता है एडजॉर्प्शन। क्लियर है सभी को। तो एडजॉर्प्शन समझ में आई। अब एडजॉर्प्शन के एग्जाम्पल्स की यदि हम बात करें, देखो एडजॉर्प्शन के अंदर ये तो हो गया प्रोसेस एडजॉर्प्शन, और जिस सरफेस पे पार्टिकल्स चिपकते हैं उसको हम बोलते हैं एडजॉर्बेंट। कुछ टर्म्स नॉर्मल जो कॉमन टर्म्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट। कुछ वैसा ही है जैसा सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशंस तुमने पढ़ा है सभी ने, तो सॉल्यूशंस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं। तो एडजॉर्बेंट किसको कहेंगे हम, द सरफेस ऑन विच अदर पार्टिकल्स गेट एडजॉर्ब्ड या गेट, जो चिपक जाते हैं आके वहाँ पे स्टिक हो जाते हैं, उस सरफेस को हम कहते हैं एडजॉर्बेंट, ठीक है। और ये जो पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो ये वाला जो बड़ा पूरा पार्टिकल है इसको तो हमने कह दिया क्या, एडजॉर्बेंट। और ये छोटे छोटे जो मैंने दिखाई ये हमारे हो गए एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट का मतलब द पार्टिकल्स विच गेट एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस, ठीक है। एडजॉर्बेंट किसको कहेंगे हम, द सरफेस ऑन विच एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस,
या फिर ये कह सकते हैं द सरफेस ऑन विच द पार्टिकल्स गेट एडजॉर्ब्ड इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। और एडजॉर्बेट किसको कहेंगे? द सब्सटेंसेस और पार्टिकल्स which get adsorbed on any surface, उसको हम कहेंगे एडजॉर्बेट। क्लियर है बेटा? सभी को समझ में आ रही बात? एडजॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन मतलब सरफेस दूसरे पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचता है और उनको वहाँ पे रख लेता है, चिपक जाते हैं उस सरफेस के साथ, उस प्रोसेस को एडजॉर्प्शन कहते हैं। उस सरफेस को जहाँ पे पार्टिकल्स आके चिपकेंगे उसको हम एडजॉर्बेंट बोलेंगे, और वो पार्टिकल्स जो सरफेस पे आके चिपक रहे हैं उसको हम उन पार्टिकल्स को हम एडजॉर्बेट पार्टिकल्स कहेंगे। ठीक है, नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए एक कोई बंद बर्तन ले लिया, कंटेनर ले लिया, ठीक है, उसमें क्या ले लिया हमने? चारकोल और इसके अंदर हम गैसेस फिल करें। गैसेस आपके पास हो सकती हैं, हाइड्रोजन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, या इसके अलावा आप कोई दूसरी गैस भी ले सकते हो, सल्फ़र डाइऑक्साइड, अमोनिया, SO2, NH3, क्लोरीन वगैरह, इस तरह की गैसेस हम लेते हैं। तो चारकोल क्या करेगा? इन गैसेस को अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेता है। चारकोल एक एडजॉर्बेंट का काम करेगा वहाँ पे। चारकोल किसका काम करेगा? एडजॉर्बेंट का। और ये गैसेस वहाँ पे हो जाएंगे एडजॉर्बेट, गैसेस वहाँ पे एडजॉर्ब हो जाएंगे। तो यदि हमने उस सिलेंडर में या उस बर्तन में गैस फिल की, ठीक है भाई, और प्रेशर, किसी एक पर्टिकुलर प्रेशर वहाँ पे रख दिया, जैसे ये बर्तन है, इसमें हमने मैनोमीटर लगाया हुआ है टू मेजर गैसियस प्रेशर, है ना। यहाँ पे हमने नीचे डाल दिया क्या? सॉलिड चारकोल, और यहाँ पे हमने हाइड्रोजन गैस फिल कर दी। मान लेते हैं कि प्रेशर वहाँ पे हमने 760 mm ऑफ Hg रखा, गैस का, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर। ठीक है, प्रेशर कितना दिखा रहा है यहाँ पे? मरकरी कॉलम और इसकी हाइट, यहाँ पे हमें प्रेशर पता लग रहा है। लेकिन कुछ देर बाद क्या होगा, क्योंकि ये जो चारकोल है ये हाइड्रोजन को एडजॉर्ब करेगा, तो उस एडजॉर्प्शन से प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? बताओ, क्या लगता है आपको? एडजॉर्प्शन से गैसेस पार्टिकल्स जब चारकोल पे आके चिपक जाएंगे तो गैस का प्रेशर वहाँ पे डिक्रीज होगा। प्रेशर क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज होगा। तो प्रेशर डिक्रीज होने से हमें क्या पता लगता है? कि वहाँ पे एडजॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, तो एक तो ये एग्जांपल दे सकते हैं। इसके अलावा भी आप और काफ़ी सारे एग्जांपल्स ले सकते हो। जैसे किसी डाई का सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक डाई हमने ले लिया, और उसके उस सॉल्यूशन में हम जैसे मिथाइलिन ब्लू डाई हमने ले लिया, फॉर एग्जांपल एक डाई का सॉल्यूशन ले लिया मिथाइलिन ब्लू। ठीक है, उस सॉल्यूशन में चारकोल ऐड कर दो आप, कुछ देर बाद क्या होगा? सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। मिथाइलिन ब्लू ऑर्गेनिक डाई हमने लिया, ठीक है, सॉल्यूशन में, और उस सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या डाल दिया? ये हमारे पास क्या है? डाई का सॉल्यूशन है, और उसमें हमने डाल दिया, मान लो चारकोल डाल दिया नीचे, ये चारकोल के टुकड़े डाल दिए। आफ्टर सम टाइम सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा आपका? सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस। कैसे हो गया कलरलेस? क्योंकि जो डाई पार्टिकल थे, जो कलरिंग, जो डाई के मॉलिक्यूल्स जिनकी वजह से सॉल्यूशन कलर्ड था, वो सारे के सारे पार्टिकल्स जैसे अब आके इस डाई के हमारा जो चारकोल हमने ऐड किया उस सरफेस पे आके स्टिक हो जाएंगे। क्या? डाई मॉलिक्यूल्स कह दें या पार्टिकल्स बोल दें हम, तो उसकी वजह से सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। इसके अलावा भी और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं। रो शुगर सॉल्यूशन, चीनी जब बनाते हैं तो किससे बनाते हैं बेटा? गन्ने से बनाते हैं।
तो गन्ने को निचोड़ा जाता है, गन्ने का जूस निकालते हैं। अब गर्मियों के समय गन्ने का जूस पीते हैं, रेडियो पे पीते होंगे सभी। उसी तरह से बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में, कारखानों में गन्ने को क्रश करके उसका सॉल्यूशन जूस निकालते हैं, लेकिन उसके अंदर काफ़ी सारा कलर्ड सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, बहुत गंदा सा सॉल्यूशन बनता है। तो उस सॉल्यूशन को साफ़ करने के लिए क्या किया जाता है, शुगर सॉल्यूशन को हम पास करेंगे थ्रू द बेड्स ऑफ एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल के बेड्स बना के, मतलब लेयर्स बना के, और उन लेयर्स में से हम शुगर सॉल्यूशन को, रो शुगर सॉल्यूशन को पास करेंगे। तो उससे क्या होगा, जो कलर्ड सब्सटेंसेस उसमें हैं, कलरिंग मटेरियल जो भी उसमें है, जिन पार्टिकल्स की वजह से शुगर सॉल्यूशन कलर्ड है, वो पार्टिकल्स एनिमल चारकोल पे एड्जॉर्ब हो जाएंगे। गेटिंग, समझ में आ रहा है बेटा? और शुगर सॉल्यूशन हमारा साफ़ हो जाएगा। प्योर चीनी जैसे आप खाते हो उस तरह की साफ़ सुथरी चीनी आपको मिल जाती है। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन कैसे होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एड्जॉर्प्शन के बाद मैंने आपको बता दिया एड्जॉर्प्शन के बारे में, इसका मैकेनिज़्म एक प्रकार से मैंने डिस्कस किया, फिर थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ। मैकेनिज़्म ऑफ एड्जॉर्प्शन, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, ध्यान ये रखना है कि मैकेनिज़्म की जब बात करते हैं तो सरफेस वाले पार्टिकल्स, हमेशा एक बात मैं दोबारा रिवाइज ही कर रहा हूँ एक प्रकार से, जो पार्टिकल्स सरफेस पे प्रेजेंट हैं उनके साइडों में उनके जैसे पार्टिकल्स हैं और उनके नीचे की तरफ भी वैसे ही पार्टिकल्स हैं। तो इन सभी पार्टिकल्स के जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस, उन सब का यदि वेक्टर्स हम निकालते हैं तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है, ठीक है। और इसी वजह से इन सरफेस वाले पार्टिकल्स पे लगातार कंटिन्यूसली एक फोर्स एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, जिसको हम रेजिडुअल फोर्सेस भी कह सकते हैं। और यही अनबैलेंस्ड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस हैं, यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, एड्जॉर्प्शन के लिए। तो जैसे ही कोई दूसरे पार्टिकल इनके आसपास आएंगे, सराउंडिंग में आएंगे, उन पार्टिकल्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस प्रोसेस को हम अट्रैक्ट करना और वहाँ पे रख लेना, सरफेस पे चिपक जाना आके, उसको हम एड्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन। आपने एड्जॉर्प्शन के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया, एब्जॉर्प्शन तो बहुत पहले से सुना हुआ होगा ना आपका। एड्जॉर्प्शन हम अब डिस्कस कर रहे हैं, और एब्जॉर्प्शन आपने पहले से सुना हुआ होना चाहिए। एड्जॉर्प्शन की डेफिनेशन मैंने अभी बताई, क्या, प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग द पार्टिकल्स towards surface, process of attracting and retaining the particles towards the surface, उसको हम क्या बोलते हैं, या ऑन द सरफेस सिंपली कह दो, पार्टिकल्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एड्जॉर्प्शन, ठीक। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स थ्रू आउट द बॉडी, या मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स या पार्टिकल्स इनसाइड द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर पार्टिकल्स का घुस जाना अंदर तक, वो एब्जॉर्प्शन कहलाता है, ठीक है भाई, क्लियर है। एड्जॉर्प्शन तो ये क्या रहेगा, सो या दैट इज एड्जॉर्प्शन is a surface phenomenon। और आपका ये जो एब्जॉर्प्शन है ये कैसा रहता है, बल्क फिनोमिनन, क्योंकि ये थ्रू आउट द बॉडी रहेगा। यहाँ पे जो सॉल्वेंट या जो भी सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर जाएगा वो पूरे बॉडी के अंदर इक्वली जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये सरफेस फिनोमिना है, ये बल्क फिनोमिना रहेगा एब्जॉर्प्शन आपका। सेकंड डिफरेंस हम इसमें बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे इन केस ऑफ एड्जॉर्प्शन के केस में कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स increases
ऑन सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट ओनली, सिर्फ एडजॉर्बेंट के सरफेस पे एडजॉर्बेट पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। यहाँ पे बल्क में ज़्यादा रहेगी, कंसंट्रेशन इज मोर इन द बल्क, क्योंकि अंदर तक जाएगा तो वहाँ पे जो कंसंट्रेशन रहेगी वो कहाँ ज़्यादा रहेगी भाई, थ्रू आउट द मटेरियल अंदर ज़्यादा रहेगी। लेकिन अंदर जैसे मान लो ये सब्सटेंस है तो इसमें पूरे सरफेस पे तो नहीं रहेगा, अंदर ज़्यादा रहेगी कंसंट्रेशन और अंदर बराबर बराबर रहेगी। अंदर ये नहीं कि भाई किसी एक हिस्से में कम कहीं ज़्यादा, यहाँ अंदर जो कंसंट्रेशन रहेगी मोर इनसाइड द बल्क, क्या कह सकते हैं, कंसंट्रेशन इज सेम थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में कंसंट्रेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है भाई। और थर्ड डिफरेंस जो हम बता सकते हैं वो क्या दे सकते हैं बेटा, कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, रेट मतलब स्पीड की बात करें, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज हाई इनिशियली, एंड इनिशियली हाई रहेगी, बाद में धीरे धीरे घटेगा। क्योंकि देखो शुरू में सरफेस पूरा खाली है यदि, तो इस पे पूरे पे पार्टिकल्स आके चिपक सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे पार्टिकल्स आके एडजॉर्ब होते जाएंगे वैसे वैसे सरफेस एरिया घटेगा, अनऑक्यूपाइड सरफेस घटेगा, इसलिए रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीज होगा। और इधर जो रेट है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज सेम, रिमेन्स सेम थ्रू आउट द प्रोसेस, वो पूरी प्रोसेस में सेम स्पीड से होगा, उसमें स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है बेटा, समझ में आई बात। तो ये हो गई कुछ डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। एक बार आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको पॉज करके वीडियो को। और चलिए अब हमने स्टार्ट कर ही दिया है सरफेस केमिस्ट्री, तो धीरे धीरे करके मैं आपको पूरा ये चैप्टर क्लियर करवाता हूँ। और हमारा जो एग्ज़ाम होगा CBSE का या नीट का एग्ज़ाम जब आपका होना है, तो उस एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आप ना कर पाएँ, अटैम्प्ट ना कर पाएँ, ऐसा संभव नहीं रहेगा। ये मेरी आपसे मतलब एक वो कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस मैं आपको इतना देना चाहता हूँ कि आप सभी क्वेश्चंस, और हम साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चंस की, तो आप इजीली अटैम्प्ट कर पाएंगे। उसके बाद मैकेनिज्म तो हमने डिस्कस कर ही लिया था बेटा। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार यहाँ पे पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया और पूछ सकते हैं कि वाई एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, यदि आपने इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं खुद अपनी प्रीवियस नॉलेज के बेस पे। प्रीवियस नॉलेज इन द सेंस कि हम केमिस्ट्री में ये पढ़ते आए हमेशा कि वेन एवर देर इज़ अट्रैक्शन बिटवीन द टू पार्टिकल्स, या कोई भी बॉन्ड नया बनता है तो वो प्रोसेस कैसा होता है बेटा, एक्सोथर्मिक ही तो होता है, वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, एक तो वो चीज़ हम दे सकते हैं कि यहाँ पे क्योंकि अट्रैक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द सरफेस, या एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक because attraction takes place between adsorbent and adsorbate particles। ठीक है, एक तो ये है, या फिर एक दूसरा तरीका अल्टरनेटिवली हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किसके बेस पे बेटा, थर्मोडायनेमिक्स के बेस पे। थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा है कि डेल्टा जी इज नेगेटिव फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है।
तो यदि हम डेल्टा जी फॉर्मूले की बात करें तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही फार्मूला होता है। और क्योंकि आपका एडजॉर्प्शन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसका मतलब वहाँ पे डेल्टा जी नेगेटिव है। और डेल्टा जी नेगेटिव आने का एक ही तरीका है यहाँ पे, डेल्टा जी मे बी या कैन बी नेगेटिव ओनली व्हेन डेल्टा जी कैन बी नेगेटिव only when delta H is highly negative, because ये जो वैल्यू है आपकी माइनस टी डेल्टा एस, ये क्या रहेगा, ये पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे जो डेल्टा एस है, डेल्टा एस क्या होता है आपका, ध्यान होगा, एंट्रोपी। तो एंट्रोपी डेल्टा एस की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे वो नेगेटिव आएगी, क्योंकि किसी भी प्रोसेस में जब पार्टिकल्स जो रैंडमली घूम रहे हैं पार्टिकल्स सरफेस के आसपास, वो पार्टिकल जब सरफेस पे आके चिपकेंगे तो एंट्रोपी क्या होगी, वहाँ पे घटेगी बेटा, समझ रहे हो। किसी भी सिस्टम पे जब पार्टिकल्स किसी एक सरफेस पे इकट्ठा हो जाएंगे, रुक जाएंगे, चिपक जाएंगे आके, तो वहाँ उनकी एंट्रोपी डिक्रीज़ होगी, और एंट्रोपी डिक्रीज़ होगी तो डेल्टा एस नेगेटिव आएगा। तो माइनस टी डेल्टा एस, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नेगेटिव आने का एकमात्र तरीका या कारण सिर्फ यही हो सकता है जब हमारा डेल्टा एच हाईली नेगेटिव हो, सफिशिएंटली नेगेटिव हो। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग डिस्कस नोट डाउन कर लें, अच्छे से इसको समझ लें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है बेटा, चलिए, तो कोई दिक्कत यहाँ तक आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। एडजॉर्प्शन क्या है, सरफेस केमिस्ट्री क्या है, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट, एब्जॉर्प्शन, है ना, एडजॉर्प्शन, फिर एब्जॉर्प्शन, उनमें डिफरेंसेस, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, और उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया कि एडजॉर्प्शन हमेशा एक्सोथर्मिक क्यों होता है। चलिए, थैंक यू।